एयरक्राफ्ट स्टडी चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फौजी बनने का सपना साकार करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट स्टडी। आज क्वेश्चन पेपर नंबर सेट कर 10वां सेट स्टार्ट करेंगे हम। ये एयरफोर्स और नेवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पेपर नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? गुप्त ऊष्मा की विमा होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त ऊष्मा की विमा होती है। गुप्त ऊष्मा फार्मूला होता है Q = M × L। L यहाँ पर क्या है? L है गुप्त ऊष्मा, या L हमारे यहाँ पर गुप्त ऊष्मा है, तो L = हो जाएगा Q/M। और Q यहाँ पर क्या है दोस्तों? Q यहाँ पर ऊष्मा है। ऊष्मा किसके बराबर होती है? ऊर्जा के बराबर। तो ऊर्जा की विमा होती है mL2T-2, और ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा होती है M। द्रव्यमान की विमा हो जाएगी M। तो M से हम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो लैटिन हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा की विमा आएगी L2T-2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है? एक कण विरामोस्तर से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये गति के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सूत्र से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 5वें सेकंड, अर्थात किसी विशेष क्षण की बात कर रहा है। किसी विशेष क्षण की जब बात करें तो गति के यहाँ चौथा समीकरण लगेगा। S = होता है U + 1/2A ब्रैकेट में 2T-1। कह रहा है विरामोस्तर वस्तु चलिए, अर्थात विरामोस्तर मतलब U यहाँ पर 0 होगा और समय दिया है T = 5 सेकेंड और दूरी कितना चलता है? S = 9 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। S की जगह रख लीजिए 9, U का मान 0 + 1/2 × A का मान हमको निकालना है, ब्रैकेट में 2 × टेक जगह 5 - 1। 9 = आएगा 1/2 × A, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 1 9 बचेगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। A = आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों संवेग का फॉर्मूला है P = M × V। कह रहे हैं यहाँ पर सबका वेग समान है, तो जब यहाँ सबका वेग समान है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा। दोस्तों यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो अल्फा कण का अगर द्रव्यमान सबसे अधिक है तो उसका संवेग भी सबसे अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? एक मछली जल के भूजल तल से 6 मीटर गहराई पर है। यदि एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे तो उसे मछली कितनी गहरी प्रतीत होगी? जल का अपूर्णांक 4/3 है। दोस्तों ये किसी पात्र में जल भरा हुआ है और मछली यहाँ पर मछली मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये मछली बनी हुई है। कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर से इस मछली को देखता है, यहाँ से इस मछली को देखता है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि मछली कितनी गहरी प्रतीत होगी? जल का अपूर्णांक 4/3 है, भूतल से 4 मीटर गहराई पर है। ये यहाँ से कितने मीटर गहराई पर है? 6 मीटर की गहराई पर है। तो व्यक्ति को, दोस्तों आप ये प्रैक्टिकल कर लीजिए, घर में बाल्टी होगी एक, उस बाल्टी में एक सिक्का आप डाल के देख लीजिएगा। सिक्के की गहराई जब आप स्वयं नापेंगे बाल्टी में मीटर लेके तो गहराई कुछ और आएगी, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो सिक्का आपको कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात ये जल के अपूर्णांक के कारण होता है। तो इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पर जल का अपूर्णांक कितना दिया? इनका मान दिया 4/3। दोस्तों इसका फार्मूला होता है जल का अपूर्णांक बराबर वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई।
आभासी गहराई। तो जल का पूर्णांक यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4/3 है, 4/3 है। और यहाँ पर वास्तविक गहराई कितनी दी हुई है, वास्तविक गहराई 6 मीटर दी हुई है। तो आभासी गहराई मान लेते हैं, एच का मान हमको निकालना है। यहाँ पर एच देखिए दोस्तों, निकालेंगे एच इधर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 6 × 3/4। इसको कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आएगा 4.5 मीटर। अर्थात व्यक्ति जब ऊपर से मछली देखेगा तो उसकी गहराई दिखाई देगी 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उन पर लगने वाला बल का अनुपात होगा। दोस्तों आवेश तो बीच लगने वाले बल का फार्मूला होता है Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बल लग रहा है। एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा आवेश रखा है 5 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों आवेश आ रहे हैं, जब यहाँ पर क्योंकि दूरी भी दोनों की सेम है, यहाँ पर देखिए ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए सेम होगा। तो F किस पर डिपेंड करेगा, F1/F2 Q1 Q2, और इसके लिए F2 में भी वही आवेश होगा Q1 Q2 इंटू r² हो जाएगा, सभी कैंसिल हो जाएगा। हमारा F1 और F2 का अनुपात कितना आएगा, 1:1। दोस्तों आप इसको चाहे पूरा मान रख के सॉल्व कर लीजिए, तब भी 1:1 ही आएगा, क्योंकि इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वही इस आवेश के कारण इस पर भी बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश आ रहे हैं। अर्थात जब पहला बल निकालेंगे तब भी दोनों आवेश और दोनों बीच उतनी ही दूरी है, जब दूसरा बल निकालेंगे तब भी दोनों दोनों आवेश वही हैं और दोनों बीच की दूरी वही है। इसलिए हमारा कितना आएगा, F1/F2 का अनुपात 1:1 आएगा। जो दोस्तों जब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर हमेशा 1:1 ही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक भारहीन गुब्बारे में 20 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा। यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा, और गुब्बारे का जो भार है वो नगण्य है। दोस्तों जब गुब्बारे का भार नगण्य है तो जल क्या होगा, जल में जल का भार वही होता है, अर्थात 0 होगा जल का भार, क्योंकि जल में जल को मिला देंगे तो जल पर कोई भार रहेगा नहीं, क्योंकि गुब्बारे का भार तो नगण्य है ना। यहाँ पर जब गुब्बारा जल उस पर कोई भार नहीं लगाएगा तो जल में मिल जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर गुब्बारे का कुछ भार होता, अगर गुब्बारे के यहाँ पर कुछ भार होता तो फिर इसका आंसर 0 नहीं होता, क्योंकि गुब्बारा उस पर कुछ भार जल पर लगाता, लेकिन गुब्बारे का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है, तो जल पर जल कोई भार नहीं लगाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी 0 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडलीय दाब होता है। दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 × 10⁵ मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए, स्नेहक की श्यानता का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, स्नेहक की श्यानता का घटना। ऑप्शन नंबर सी, स्नेहक के पृष्ठ तनाव का घटना। ऑप्शन नंबर डी, स्नेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। दोस्तों अत्यधिक शीत मशीनों को जो पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका प्रमुख कारण है स्नेहक की श्यानता का बढ़ना। जब स्नेहक की श्यानता बढ़ जाती है तब मशीन जो पुर्जे होते हैं वो जाम होने लगते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्यतिकरण की घटना का कारण है। दोस्तों व्यतिकरण की डिफिनीशन आपको याद होगी, 2 तरंगे जब एक ही दिशा में एक साथ संचलित होती है तो उसमें जो तीव्रता होती है, तीव्रता के अंतर के कारण ही व्यतिकरण की घटना होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
दोस्तों अगर आपको व्यतिकरण की डिफिनीशन याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे, क्योंकि व्यतिकरण की डिफिनीशन से ये क्वेश्चन बना है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है तीव्रता के अंतर होने के कारण, दोनों तरंगों में तीव्रता के अंतर होने के कारण व्यतिकरण घटना होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म कोण होगा। दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म फार्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। यहाँ पर क्या है, ए है प्रिज्म कोण, ए का मान हमको निकालना है, ए इक्वल टू हो जाएगा डेल एम अपॉन n-1। तो डेल एम का मान यहाँ पर कितना दिया है, न्यूनतम विचलन कोण दिया है 4 डिग्री अपॉन एन का मान दिया है 1.5 माइनस 1 4, और इसको माइनस करेंगे 0.5, जब दशमलव टाइम ऊपर 0 हो जाएगा 5 से कैंसिल कर देंगे आएगा 8। प्रिज्म कोण हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 8 डिग्री आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, चुंबकीय अमोत्तर तथा भौगोलिक अमोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों डिफिनीशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोस्तों एक कोई भी आवेशित गोला चालक हो उसमें वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आवेशित गोले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है। दोस्तों कोई भी पूर्ण कृष्ण पिंड हो उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, कितनी होती है अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता 1 होती है। दोस्तों पूर्ण कृष्ण पिंड वो होते हैं जो किसी भी ताप पर उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, अर्थात उनकी अवशोषण क्षमता या उत्सर्जित क्षमता एक ही होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम है। दोस्तों ये डिफिनेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा और लास्ट में इसके थोड़ा डेरिवेशन है। तो ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर टेटली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो ऐसे जब टी इक्वल टू करेंगे टी टेटली प्रोपोर्शनल a⁵ हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जर्मेनियम डायोड का प्रचुर विभव है। दोस्तों जर्मेनियम डायोड का प्रचुर विभव होता है 0.3 और सिलिकॉन का होता है 0.7। इन दोनों का आप याद कर लीजिए, जर्मेनियम का होता है 0.3 और सिलिकॉन का 0.7। हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, धारा घनत्व विशिष्ट प्रतिरोध एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध है। दोस्तों धारा घनत्व विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र, यह फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है धारा घन E/J, यहाँ पर E है विद्युत क्षेत्र और J है धारा घनत्व, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक बंदूक से 5000 मीटर पर सेकंड वेग से गोली निकलती है। कितने मीटर पर सेकंड वेग से गोली निकलती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली निकलती है। और फिर क्या कह रहा है, इससे 500 मीटर दूरी पर एक लक्ष्य को दागने के लिए बंदूक का निशाना लक्ष्य से कितना ऊपर साधना होगा। कितनी दूरी पर, एस का मान कितना दिया है 500 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर, और जी का मान दिया यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे कि बंदूक की गोली को 500 मीटर की दूरी तक पहुँचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी यहाँ पर कितनी है
500 और चाल कितने हैं 5000 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा हमारा 0.1 सेकेंड। अब हम यहाँ पर सेकेंड फार्मूला लगाएंगे गति का, h = ut + हाफ gt²। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लक्ष्य को दागने के लिए बंदूक का निशाना लक्ष्य से कितना ऊपर साधना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्या दिया है, ये तो क्षैतिज तल का वेग दिया है ना, ऊर्ध्वाधर तल का वेग तो दिया नहीं। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर तल का वेग हमारा कितना है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर तल का वेग 0 है। तो यहाँ पर हम u की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, u की जगह 0 रखेंगे। तो h = जब निकालेंगे कितना ऊपर साधना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 1/2 इंटू जी का मान 10 इंटू t की जगह 0.1 का होल स्क्वायर। h आएगा 0 प्लस इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा ये 5 इंटू ये हो जाएगा 0.01 अर्थात h = 0.05 मीटर, h आएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया दोस्तों, कितना है 5 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है KT = काइनेटिक एनर्जी = 3/2 KT। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, T के, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए सी शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अनुनाद की स्थिति में जो दोलन का आयाम होता है वो अधिकतम होता है। जब दोलन अधिक आयाम करता है तभी अनुनाद की स्थिति उत्पन्न करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अधिकतम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, कलांतर तथा पथांतर में संबंध होता है। दोस्तों ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कलांतर बराबर कला में जो अंतर होता है डेल्टा = 2π/λ इंटू डेल्टा x। दोस्तों ये फार्मूला होता है कलांतर एवं पथांतर में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कलांतर = 2π/λ इंटू डेल्टा x, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।